all on Unacademy, India's largest learning platform. Today we are going to study about high altitude physiology. किस तरह हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं हाई एल्टीट्यूड में, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो पढ़ेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट. माई सेल्फ डॉक्टर निधि. आई एम alumni of King George Medical University KGMU लखनऊ. आई एम टीचिंग यू ऑल फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी का काफी अच्छा वेटेज है नीट पीजी एग्जामिनेशन में. हर साल 15 to 20 क्वेश्चन फॉर श्योर कम इन आवर एग्जामिनेशन, यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट है. सो एवरीवन क्लियर द concept so that you can also score more in your examination and you will be able to achieve your target. You will be able to achieve your dream college. Everybody, Unacademy ऐप पे आप फॉलो कर सकते हैं. My page is unacademy.com/@kgmc. ये मेरा पेज है, इसे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन ऐप के थ्रू भी मिल जाएंगे. जब भी सेशन होगा उसकी 15 मिनट प्रायर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है. This is my referral code Dr. Nidhi. If you want to join any paid course, you can use this referral code to get instant 10% discount. Paid course मैंने दिया है जिसको आप join कर सकते हो by using my referral code, that is Dr. Nidhi. काफी सारे special classes लिए हैं, so anytime you can revise the topic. अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की. फर्स्ट कमिंग टू द प्लस सब्सक्रिप्शन. व्हेन यू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है उसकी बात कर लेते हैं. लाइव यू आर एबल टू अटेंड डेली लाइव क्लासेस. इट इज लाइक अ क्लासरूम एक्सपीरियंस जहां आप अपने एजुकेटर को से इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट को लाइव सेशन में ही क्लियर कर सकते हो. काफी सारे लाइव टेस्ट और लाइव क्विज़ेस होते हैं. फ्रॉम दैट यू कैन एनालाइज योर प्रिपरेशन. बैच कोर्स, कैप्सूल कोर्स, रैपिड रिवीजन कोर्सेज चलते रहते हैं. ऑल दीज आर बूस्टर सेशन. अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने आप को इनरोल कर लीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. All the classes are structured according to your upcoming examinations. So if you take the subscription, you will be surely benefited. Coming to the newly launched Iconic subscription, बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन है जिसमें एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको दो प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है. फर्स्ट इज Unacademy, सेकेंड इज द Prep Ladder. Unacademy के सारे प्लस बेनिफिट आपको मिल जाते हैं. Along with that, you get access for the Prep Ladder. In this, you can access the video lecture of Prep Ladder. You can access the question bank 2.0. You can access the rapid revision course and you will also be provided with handwritten notes. So if you want to access the Prep Ladder also, go for the Iconic subscription. Everybody, fee structure is somewhat like this. Iconic subscription starts from 1 year. 1 year fee is 55,000. 18-month fee is 66,000. 24-month fee is 77,000. 36-month fee is 92,000. Out here also, when you apply my referral code, that is Dr. Nidhi, you will get instant 10% discount. 1 year की फीस reduce हो जाएगी, it reaches to 49,500. 18-month की फीस हो जाएगी 59,400. 2 year की फीस हो जाएगी 69,300. 36-month की फीस हो जाएगी 82,800. तो आपके लिए और भी ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा. So do use the referral code everybody, that is Dr. Nidhi. अब बात कर लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की. तो ये लोअर ड्यूरेशंस के लिए भी अवेलेबल है, लाइक 1 month, 3 months, 6 months. सो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. Those who are planning to give examination next year, I will suggest go for 1 year duration, जिसमें आप अपने सारे टॉपिक कवर कर ले जाओगे. Those who are in final year, go for 2 year duration, जिसमें आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर देख सकते हो एंड ज्यादा से ज्यादा वो रिवाइज कर सकते हो. Those who are in first year, second year, go for maximum duration, क्योंकि अगर आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आपके पास इनफ टाइम होगा रिवाइज करने का. ठीक है. 1 month की फीस है 5,000. 3 month की फीस है 12,500. 6 month की फीस है 22,500. 1 year की फीस है 27,500. 18 month की फीस है 32,500. 2 year की फीस है 40,000 and 36 month की फीस है 50,000. Out here also, when you apply my referral code, that is Dr. Nidhi, आपको मिलता है instant 10% discount. 1 month की फीस रिड्यूस हो जाएगी, it reaches to 4,500. 3 month की फीस हो जाएगी 11,250. 6 month की फीस हो जाएगी 20,250. 1 year की फीस only and only 24,750. 18 month की फीस हो जाएगी 29,250. 2 year की फीस हो जाएगी 36,000 and 36 month की फीस हो जाएगी सिर्फ 45,000. तो आपके लिए बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में सब्सक्रिप्शन है. So do avail these features everybody. Lastly, those who are new, Telegram app download कर लीजिए and follow कर लीजिए नीट फिजियोलॉजी पेज को, और you can search Unacademy Physiology. सर्च कर लीजिए and follow कर लीजिए so that you will get notification of every class and you won't miss a single class.
ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी what all the physiological changes occur in our body at high altitude. ठीक है, first coming to the introduction part. Why the human ascends to the high altitude? Most probably he will be ascending for the aviation, for or either for the mountain climbing or for the space exploration. Human will ascend to the high altitude. So what happened at the high altitude in the air, in our atmosphere? तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस क्या होता है कि कंपोजिशन ऑफ एयर रिमेन सेम. सो व्हाट विल हैपन, हमारा कंपोजिशन सेम रहेगा, यानी हमारा जो ऑक्सीजन फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन है एनी गैसेस का, लाइक फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 21%. ठीक है, हमारा ग्राउंड लेवल पे भी 21% होता है एंड एट हाई एल्टीट्यूड इट इज आल्सो 21%. So this fractional concentration of individual gases remains same. While what happened, the barometric pressure falls. And due to that barometric pressure क्या होगा, जैसे हम partial pressure of oxygen की बात करते हैं, तो what is the partial pressure of oxygen? It is equal to barometric pressure into fractional concentration of oxygen. ठीक है, तो barometric pressure अगर fall करेगा तो what will happen? Partial pressure of oxygen will also fall. So that will lead to the hypoxia. And जो भी हमारी body में changes होता है that is due to this hypoxia. ठीक है, clear हुआ? किस type का hypoxia है? Anybody? किस type का hypoxia है? Hypoxic hypoxia. डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया होता है, तो इस समय फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, सो सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, सो इट इज अ टाइप ऑफ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया. ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं. दैट चेंजेस दैट अकर इन आवर बॉडी इज नोन एज एक्लेमेटाइजेशन. So what happened, whenever our body is exposed to low partial pressure of oxygen, my body में some changes होता है to tackle that hypoxia condition, and that process is known as acclimatization, or you can say physiological adaptation occurring in our body at high altitude is known as acclimatization. ठीक है, terminology clear है? चलो अब बात करते हैं फर्स्टली कि हमारे पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना. ड्यू टू बैरोमेट्रिक प्रेशर फॉल किया है तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज होगा. एंड जैसे ही हाइपोक्सिया होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, हमारा कीमो रिसेप्टर विल स्टार्ट टू वर्क. एनीबडी जिसने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हो उसे पता होगा वी हैव टू टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर. वी हैव सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एंड वी हैव पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर. ठीक है, तो इस सिचुएशन में कौन सा रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट होगा? एनीबडी? कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, सेंट्रल रिसेप्टर और पेरिफेरल रिसेप्टर? वेरी गुड डॉक्टर विवेक. पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड. सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कब एक्टिवेट होता है? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर हाइपरकैप्निया और यू कैन सी इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव है. पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हमारा किसके लिए सेंसिटिव है? डिक्रीज PO2 यानी हाइपोक्सिया के लिए सेंसिटिव है. तो इस समय हमारा कौन सा रिसेप्टर वर्क करेगा? हमारा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर विल बी स्टिमुलेटेड एंड ड्यू टू इसके क्या होगा, देयर विल बी कीमो रिफ्लेक्स. एंड कीमो रिफ्लेक्स में क्या होता है? हाइपोवेंटिलेशन विल स्टार्ट एंड ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, हमारा वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा. जैसे ही वेंटिलेशन इंक्रीज होगा व्हाट विल हैपन, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट विल बी देयर. ठीक है, एंड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट व्हाट विल हैपन, द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल इन डिक्रीज. कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड दैट लीड टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेंटिलेशन इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगा एंड दैट विल लीड टू द रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि आगे बहुत बार इसको रिलेट करेंगे.
एंड ड्यू टू रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या चेंजेस और होता है हमारी बॉडी में वो अब हम देखेंगे। तो क्या हुआ, अल्कलाइन सिचुएशन हुआ, यानी हमारा पीएच क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एंड पीएच जैसे इंक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन, H plus ion concentration decreases. So what will happen, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम हमारा एल्ब्यूमिन से बाइंड होता है, बट जब हमारे पास H plus आयन का कंसेंट्रेशन इनफ होता है तो दिस विल बाइंड टू द एल्ब्यूमिन एंड फ्री एल्ब्यूमिन विल बी मोर, sorry, free calcium will be more in this case. But out here we are seeing that hydrogen ion concentration is less, so there will be less binding of hydrogen ion to the albumin. So what will happen, हमारा free albumin ज्यादा होगा, तो कैल्शियम क्या करेगा, एल्ब्यूमिन से बाइंड होगा, ठीक है। तो प्रोटीन बाइंड कैल्शियम इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से फ्री कैल्शियम विल डिक्रीज एंड इट विल लीड टू हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी। ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की वजह से we will see the hypocalcemic tetany। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, एनीबॉडी, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, यहाँ तक क्लियर है, फर्दर प्रोसीड करें। चलो अब बात करते हैं, ड्यू टू इंक्रीज पीएच हमारी बॉडी में दो सिस्टम वर्क करता है। पीएच मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में टू सिस्टम वर्क, आवर लिवर एंड आवर किडनी, सॉरी आवर लंग एंड आवर किडनी। एसिड बेस बैलेंस पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे इधर किडनी हमारा वो करना शुरू कर देता है और हमारा लंग वो करना शुरू कर देता है, हाइपोवेंटिलेशन करना शुरू कर देगा, एसिडोसिस होगा तो, ताकि अल्कलोसिस सिचुएशन आ जाए, और हमारा किडनी कंपनसेट करना शुरू कर देता है। जैसे H प्लस, जैसे पीएच फॉल होता है, H प्लस एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है हमारी किडनी, एंड बाइकार्बोनेट कंजर्व करना शुरू कर देता है। तो इस तरह हमारे लंग्स एंड किडनी वर्क करती है। एंड यहाँ पे क्या हो गया है सिचुएशन, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस आता है, एंड तो किडनी क्या वर्क करना शुरू करेगा, किडनी अब अल्कलोसिस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए किडनी हमारा बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन कराएगा एंड हाइड्रोजन आयन कंजर्व करनी शुरू कर देगी। एंड ड्यू टू हाइड्रोजन आयन कंजर्वेशन हमारा ब्लड और सीएसएफ कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही ब्लड एंड सीएसएफ एसिडिक हुआ फिर हमारा लंग वर्क करना शुरू कर देगा, दैट विल स्टिमुलेट द फर्दर वेंटिलेशन, ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन विल अगेन स्टार्ट, ठीक है। तो एक ये विस्कस साइकिल स्टार्ट हो गया जिसमें हाइपोवेंटिलेशन की वजह से अल्कलोसिस सिचुएशन हुई, अल्कलोसिस सिचुएशन की वजह से किडनी हमारा H प्लस कंजर्व करना शुरू करेगा, ब्लड हमारा एसिडिक होगा एंड दैट विल फर्दर प्रमोट हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। अब बात करते हैं आरबीसी में क्या चेंजेस आते हैं। आरबीसी का नंबर इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, सो व्हेनेवर देयर इज हाइपोक्सिया, ये स्टिमुलेट करता है किडनी में, तो किडनी में वी हैव इंटरस्टिशियल सेल, this interstitial cell present in kidney will be stimulated and that will result in production of erythropoietin hormone, and this erythropoietin hormone is the factor that increases our erythropoiesis. So what will happen, the RBC count will increase, ठीक है। एक और फैक्टर होता है जो वर्क करता है, हमारा हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर होता है, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज होता है। नॉर्मोक्सिया कंडीशन में क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज नॉर्मोक्सिया यानी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज नॉर्मल, सो उस सिचुएशन में क्या होता है, दिस हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर is binded to one Hippel-Lindau protein and ये degrade हो जाता है। Due to that क्या होगा, हमारा जो एरिथ्रोपोइसिस है वो नॉर्मल रहेगा, बट ड्यूरिंग हाइपोक्सिया what will happen, this hypoxia inducible factors separate from one Hippel-Lindau protein, इससे सेपरेट होगा
एंड दिस हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर एरिथ्रोपोइसिस एंड हमारी एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है एंड क्या होना शुरू हो जाता है, हमारा आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो कैसे कैसे एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होता है। विदिन 2 आवर्स हमारा एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं, विदिन 2 आवर एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट। ठीक है, एंड हमारा विदिन 4 डेज 2 to 4 days हमारा इमेच्योर आरबीसी या न्यूक्लिएटेड आरबीसी विल बी सीन इन द, ठीक है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी में मिलेगा इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, एंड आफ्टर 4 days यानी विदिन 5 to 6 days RBC production will be more. RBC level will be more in the bloodstream. ठीक है, इस तरह एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज होता है एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू द हाइपोक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें कि क्या चेंजेस होते हैं पेरिफेरल टिश्यू की वैस्कुलरिटी पे। सो व्हेनेवर देयर इज हाइपोक्सिया, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है। ठीक है, हमारा एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं दैट रिलीजेस वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर एंड दैट प्रमोट एंजियोजेनेसिस यानी न्यू ब्लड सेल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, सो द वैस्कुलरिटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू इंक्रीजेस बाय दिस वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ। ठीक है, क्लियर? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, increase diffusion capacity of lung। diffusion capacity of lung क्यों increase होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा angiogenesis। so due to angiogenesis क्या होगा, हमारा pulmonary capillary का नंबर भी increase होगा and due to increase in pulmonary capillary number the surface area available for the diffusion of gases will increase, so this will increase the diffusion capacity of lung। ठीक है, क्लियर हुआ? इंक्रीज डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग क्यों हो रहा है, क्योंकि एंजियोजेनेसिस की वजह से ब्लड वेसल फॉर्मेशन इन द पल्मोनरी कैपिलरी आल्सो इंक्रीजेस, दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया जिसकी वजह से डिफ्यूजन ज्यादा होगा। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपन एट द हाई एल्टीट्यूड, हमारा increase ability of a tissue to use oxygen despite of hypoxia and this phenomena is known as cellular acclimatization। सेल्यूलर एक्लेमेटाइजेशन क्या है, whenever there is hypoxia हमारी बॉडी की टिश्यू क्या करने लगती है, उस हाइपोक्सिया सिचुएशन में भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूज करना शुरू कर देती है, दैट इज नोन एज सेल्यूलर एक्लेमेटाइजेशन। इसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है एंड माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज हो जाता है एंड ड्यू टू दैट क्या हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूज होता है हमारी टिश्यू में in spite of decrease oxygen concentration, decrease oxygen partial pressure। ठीक है, तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई एंड माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज हो गया एंड ड्यू टू दिस सेल्यूलर एक्लेमेटाइजेशन अकर। सेल्यूलर एक्लेमेटाइजेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगा डिस्पाइट ऑफ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखना दिस टर्म सेल्यूलर एक्लेमेटाइजेशन। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारे सर्कुलेशन में क्या इफेक्ट होता है। What will happen due to the hypoxia, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, हार्ट रेट विल इंक्रीज and this will increase our cardiac output। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब भी हाइपोक्सिया होता है सिंपैथेटिक ड्राइव होगा, सिंपैथेटिक ड्राइव की वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है।
नॉर्मली क्या होता है, जितने भी हमारे वेसल्स हैं बॉडी में, तो वहां जब भी हाइपोक्सिया होता है तो दैट वेसल अंडरगो वेसोडाइलेशन। ठीक है, नॉर्मली ड्यूरिंग हाइपोक्सिया all the vessel in our body undergo vasodilation, but there is exception in the pulmonary cases. In pulmonary there is pulmonary vasoconstriction. ठीक है, पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी में हाइपरटेंशन होगा, दैट विल लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट हुआ, एनीबॉडी, किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, बट एक्सेप्ट हाइपोक्सिया, मतलब एक्सेप्ट पल्मोनरी केसेस में वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा। चलो, अब आते हैं व्हाई द वेसोकंस्ट्रिक्शन अकर इन आवर लंग। जबकि हर जगह वेसोडाइलेशन हो रहा है, बट यहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है? सी, व्हेनेवर देयर इज हाइपोक्सिया, लंग में होता है वेसोकंस्ट्रिक्शन, व्हाइल अदर ऑर्गन्स में वी सी वेसोडाइलेशन। अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों होता है। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के जो स्मूथ मसल लाइनिंग होती है उसमें प्रेजेंट होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल प्रोटीन, दैट इज ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल क्या होता है, जब भी हाइपोक्सिया होगा तो दैट ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल गेट क्लोज, and due to the closure what will happen, see the diagram. Suppose this is a smooth muscle cell of the pulmonary artery. ठीक है, this consists of most important channel, that is oxygen sensitive potassium channel. So whenever there is hypoxia, this channel get closed, and due to the closure what will happen, potassium will start accumulating inside the cell, there will be no efflux of potassium. So as the positive ion is accumulating inside the cell, the negativity inside the cell will decrease, and that will lead to the depolarization. And due to depolarization क्या होता है, anybody? Due to depolarization हमारा voltage gated calcium channel get open, and due to that क्या होगा, calcium enter inside the smooth muscle cell, and due to calcium influx there occur हमारा muscular contraction, and that lead to the vasoconstriction. ठीक है, फेनोमेना समझ में आया क्यों वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है? एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर? फिर से रिपीट करना है या क्लियर है? चलो, आइडियाज क्लियर है? सो दैट विल लीड टू द वेसोकंस्ट्रिक्शन, एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड बेटर वेंटिलेटेड एल्वेलाई है उसकी तरफ डायरेक्ट होता है। सो ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा, पैची एंड अनइवन। सिर्फ बेटर वेंटिलेटेड एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, रेस्ट ऑफ द एरिया में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। दैट विल लीड टू द patchy and uneven distribution of blood in pulmonary capillaries. ठीक है, सी, अब बात करते हैं लास्टली OHDC कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे क्या चेंजेस होता है? ठीक है, ड्यू टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुआ, एंड ड्यू टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अल्कलाइन सिचुएशन में क्या होता है, देयर इज लेफ्ट शिफ्ट, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लोड होता है, सो दैट्स व्हाई द ओडीसी कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, लैटर ऑन क्या होगा, हाइपोक्सिया है यानी
हमारा जो मेटाबॉलिज्म होगा लेटर ऑन क्या हो जाएगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जैसे ही होगा हमारा 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट विल इंक्रीज, एंड 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट जैसे ही इंक्रीज होगा हमारा ओडीसी कर्व किधर शिफ्ट करेगा, ओडीसी कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ड्यूअल चेंजेस will be seen out here. Initially, the ODC curve shift towards left, later on it shift towards right. The most important phenomena जिसको आपको याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन रिपीट होता है, लेफ्ट शिफ्ट क्यों होगा? ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन देयर विल बी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एल्कलोसिस सिचुएशन में हमारा ओडीसी कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा? लेफ्ट की तरफ। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की वजह से लेफ्ट शिफ्ट करेगा। लेटर ऑन क्या होगा? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट हमारा जो ओडीसी कर्व है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर है? प्रोसीड करें। चल, अब आते हैं हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड डिजीजेस के बारे में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। Different type of disease will be seen. Some disease are mild in symptom, some diseases are severe. ठीक है, mild में आता है हमारा acute mountain sickness, severe में आता है हमारा high altitude cerebral edema, high altitude pulmonary edema। ठीक है, ये दोनों ही acute condition में। chronic situation में we will see chronic mountain sickness or Monge's disease। ठीक है, क्रॉनिक सिचुएशन यानी दोज हु आर रिसाइडिंग ऑन द हाई एल्टीट्यूड, उसमें हमें देखने मिलेगा क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस व्हिच इज आल्सो नोन एज मॉन्जीज डिजीज। ठीक है, एक एक को डिटेल में याद देखेंगे। माइल्ड फॉर्म इज एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ठीक है, फर्स्ट वी विल कमिंग टू द एक्यूट माउंटेन सिकनेस। एक्यूट माउंटेन सिकनेस कब डेवलप होता है? विद इन 8 to 24 आवर आफ्टर रीचिंग द एल्टीट्यूड ये स्टार्ट हो जाता है, और ये कब तक लास्ट करता है? इट लास्ट फॉर 4 to 8 days। ठीक है, 24 आवर्स में ये स्टार्ट हो जाता है एंड इट लास्ट टू 4 to 8 days। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें मिलता है दैट इज हेडेक। ठीक है, अलोंग विथ हेडेक क्या क्या देखने मिलता है? अलोंग विथ हेडेक वी विल सी nausea, we will see vomiting, and we will see insomnia. But the most characteristic feature is light headache in the recent gain of altitude। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में इसमें क्या क्या सिम्टम्स मिल जाएंगे हमें? हाइपोवेंटिलेशन मिलेगा, इंटरस्टिशियल एडिमा विल बी देयर एंड सिंपैथेटिक ड्राइव ड्यू टू हाइपोक्सिया विल बी देयर। ठीक है, याद रखिएगा, माइल्ड टू मॉडरेट में वी विल सी द हाइपोवेंटिलेशन, इंटरस्टिशियल एडिमा एंड इंक्रीज सिंपैथेटिक ड्राइव। And severe cases में क्या होगा? White matter edema will be seen due to the hypoxia। ठीक है, क्यों होता है आगे हमारा जो टॉपिक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्यों एडिमा होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डिजीज पे दैट इज हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, HACE, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलता है दैट इज एक्यूट माउंटेन सिंड्रोम में जो फीचर्स मिल रहे थे। Along with that, we will see ataxia. What is ataxia? Anybody? What is ataxia? Acute mountain syndrome में जो symptoms मिल रहे थे, along with that, we will see out here is ataxia. What is ataxia? Anybody? Yeah. The loss of postural control, or you can say imbalance, will be seen. ठीक है, along with ataxia we can also see the change in mental status. These all are the symptoms we will get in high altitude cerebral edema। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट लाइन में क्या करेंगे? एक्यूट माउंटेन सिकनेस के ट्रीटमेंट लाइन में क्या करेंगे? जैसे ही हम लोअर एल्टीट्यूड पे आ जाएंगे दैट विल रिजॉल्व। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा में भी फर्स्ट सिचुएशन है कि है ना, इसको एग्रीवेट कर रहा है क्या? हाइपोक्सिया एग्रीवेट कर रहा है, सो वी विल इमीडिएटली डिसेंड टू द लोअर एल्टीट्यूड। लोअर एल्टीट्यूड पे डिसेंड करते ही थोड़ा सा सिम्टम्स हमारा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। वी कैन गिव द ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, एडमिनिस्टर कर देंगे ऑक्सीजन को,
एंड वी कैन गिव द डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या करेगा, एडिमा को सप्रेस करेगा। तो जो सिम्टोमेटिक्स हमें मिल रहे हैं एडिमा की वजह से, जो सिम्टम्स मिल रहे हैं सेरेब्रल एडिमा की वजह से, वो सिम्टम्स आने बंद हो जाएंगे। सो दीज विल बी द ट्रीटमेंट लाइन। Immediately descend to the lower altitude, we can administer oxygen and we can give dexamethasone. ठीक है, सिम्टम्स क्या मिला, ट्रीटमेंट क्या हुआ, बट अब एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई वी आर गेटिंग सेरेब्रल एडिमा। ठीक है, चलो अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही हाइपोक्सिया होता है हमारे वेसल्स में क्या होता है, वेसोडाइलेशन होता है। सो इन ब्रेन व्हाट विल हैपन, वेसोडाइलेशन विल हैपन। ठीक है, वेसोडाइलेशन क्यों होता है, ड्यू टू हाइपोक्सिया हमारा रिलीज होता है हिस्टामिन। ठीक है, दिस हिस्टामिन क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर लेगा एंड इट विल कॉज वेसोडाइलेशन। दिस हिस्टामिन विल कॉज वेसोडाइलेशन इन आवर सेरेब्रम। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है दैट इज ऑटो रेगुलेटेड, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू वेसोडाइलेशन, blood volume will increase, and this auto regulation that normally occurs in our cerebral, in our brain, will be impaired and there will be over perfusion due to vasodilation। ठीक है, ओवर परफ्यूजन की वजह से, वेसोडाइलेशन की वजह से ओवर परफ्यूजन है, एंड ओवर परफ्यूजन की वजह से क्या होगा, कैपिलरी प्रेशर विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर इट विल डैमेज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा डैमेज होगा एंड ड्यू टू दैट क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड है वो एक्स्ट्रावेसेट कर जाएगा एंड इट विल लीड टू द वेसोजेनिक एडिमा और यू कैन से हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा। ठीक है, मैकेनिज्म क्लियर हुआ एवरीबॉडी कि क्यों हमारा हाई एल्टीट्यूड पे सेरेब्रल एडिमा मिलता है, क्योंकि ब्रेन में हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा एंड दैट वेसोडाइलेशन विल कॉज impaired auto regulation and there will be over perfusion and due to over perfusion capillary pressure will rise and due to that basement membrane will damage and that cause extravasation of fluid and due to extravasation there will be vasogenic edema। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज इज हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, ये कब डेवलप होता है, ये विद इन 2 to 4 days of एक्शन डेवलप हो जाता है एंड मोस्ट कॉमनली इट इज सीन इन द सेकंड नाइट। काफी बार क्वेश्चन आता है कब डेवलप होता है हाई पल्मोनरी एडिमा, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा 2 to 4 days में डेवलप हो जाता है एंड मोस्ट कॉमनली इट अकर इन द सेकंड नाइट। ठीक है, इसमें हम पहले इसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि क्यों पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, देन वी विल कम टू द ट्रीटमेंट लाइन। दिस इज द ट्रीटमेंट लाइन जो हम अभी later on डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कमिंग टू व्हाई देयर इज पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्या है, हाइपोक्सिया सिचुएशन। हाइपोक्सिया सिचुएशन में हमारे पल्मोनरी में क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। ड्यू टू वेसो कंस्ट्रिक्शन देयर विल बी अनइवन और पैची डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटर वेंटिलेटेड एल्वियोलाई में क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, perfusion increase हो जाएगा and that increase the perfusion pressure and that will damage the capillary and due to that क्या होगा, capillary leakage will be there and that will lead to the high altitude pulmonary edema। ठीक है, मैकेनिज्म क्लियर हुआ एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या है, एडिमा मिल रहा है, सेरेब्रल एडिमा एंड पल्मोनरी एडिमा। तो सेरेब्रल एडिमा हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, पल्मोनरी वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो इस केस में हम क्या ट्रीटमेंट लाइन देते हैं, सी फर्स्ट तो वही हो जाएगा हमारा, इमीडिएटली वी कैन डिसेंड टू द लोअर एल्टीट्यूड, तो हाइपोक्सिया ड्राइव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो दैट विल हेल्प इन एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, वी कैन गिव द ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, ऑक्सीजन देते क्या होगा, हमारा सिम्टम सबसाइड होना शुरू हो जाएगा, एक्लिमेटाइजेशन हो जाएगा, सिम्टम सबसाइड। वी कैन गिव द कैल्शियम चैनल ब्लॉक।
आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं? एनीबडी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं? हम यहाँ पे पढ़ा था हमने कि पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा था? Due to hypoxia, the oxygen sensitive potassium channel was getting closed. ठीक है, ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल क्या हो रहा था? क्लोज हो रहा था, एंड ड्यू टू दैट क्या हो रहा था? देयर इज डीपोलराइजेशन, एंड ड्यू टू डीपोलराइजेशन व्हाट वाज हैपनिंग? देयर वाज कैल्शियम इनफ्लक्स, and that calcium influx was causing this vasoconstriction. So whenever we give the calcium channel blocker, there will be no calcium influx, so there will be no pulmonary vasoconstriction. So what will happen? High altitude pulmonary edema will be subside. ठीक है, so we give the calcium channel blocker like nifedipine. So these are important treatment lines जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रॉनिक सिचुएशन में कौन सी डिजीज होती है। इन क्रॉनिक सिचुएशन इट अकर्स chronic mountain sickness. Chronic mountain sickness is also known as Monge's disease. और ये किन में मिलता है? Those who are long term resident at high altitude above 25,000 मीटर, ठीक है, उसमें मिलता है। इसमें क्या क्या हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेगा? There will be excessive erythrocytosis due to hypoxia, hypoxic drive होगा, and due to that क्या होगा? हमारा एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा। एरिथ्रोपोइटिन विल इंक्रीज द आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, हमारा वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है इन द पल्मोनरी कैपिलरीज, सो देयर विल बी पल्मोनरी हाइपोटेंशन। कॉर पल्मोनरी विल बी सी। कॉर पल्मोनरी क्या होता है? Anybody? What is core pulmonary? Yes, very good, Dr. Janki Raman. Right heart failure due to increased pulmonary arterial pressure. So pulmonary arterial pressure is raised due to vasoconstriction. So there is right heart failure, which is known as core pulmonary. So these will be the characteristic feature we will see out here. And what is the treatment line out here? It is the, we can give the acetazolamide. ठीक है, acetazolamide क्या है? It is a carbonic anhydrase inhibitor. So ये क्या करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिट करता है। एंड हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ा था ड्यू टू हाइपोक्सिया क्या हो रहा था? हाइपोवेंटिलेशन हो रहा था। हाइपरवेंटिलेशन की वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस वाज ऑकरिंग, एंड जैसे ही अल्कलोसिस होगा हमारा किडनी स्टार्ट टू कंपनसेट, किडनी विल स्टार्ट टू एक्सक्रीट बाइकार्बोनेट, ठीक है, एंड दैट विल फर्दर प्रमोट मोर हाइपोवेंटिलेशन। ब्लड हमारा एसिडिक हो जाएगा, किडनी विल स्टार्ट टू कंजर्व H+ ion, and that will aggravate hypoventilation more. So what will the carbonic anhydrase will do? Carbonic anhydrase हमारा water molecule से react नहीं होने देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, and it will form, it will less formation of carbonic acid का formation less हो जाएगा, so that will further promote hypoventilation. So that will help in better acclimatization or faster acclimatization you can say. ठीक है, so this is the most important treatment line. We give the acetazolamide. Clear हो everybody? हाई एल्टीट्यूड में क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, क्या क्या डिजीजेस होते हैं, क्लियर है? आई गेस अब क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट होगा, तो अभी तक कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। या
क्वेश्चन पार्ट नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे. अभी तक कोई डाउट? एनीबडी? चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. Which of the following is seen in a high altitude climb? Hypoventilation, decreased partial pressure of carbon dioxide, pulmonary edema, hypotension, bradycardia. This question contains multiple answers, so everybody answer in the comment section. Which of the following is seen in a high altitude climb? Everybody answer this question. C. First option हमारा हाइपोक्सिया होगा. हाइपोक्सिया की वजह से कीमोरेसेप्टर विल बी स्टिमुलेटेड, सो हाइपोवेंटिलेशन विल बी सीन. ट्रू. ठीक है. हमारा हाइपोवेंटिलेशन की वजह से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट विल बी देयर, and due to carbon dioxide wash out, what will happen? Partial pressure of carbon dioxide decreases, so B is also correct. ठीक है. We will see pulmonary edema. ठीक है. Severe cases में pulmonary edema, cerebral edema will be seen. ठीक है. और नेक्स्ट डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा? सिंपैथेटिक ड्राइव होता है. सिंपैथेटिक ड्राइव की वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, हार्ट रेट विल इंक्रीज, इट विल लीड टू द ट्रैकीकार्डिया, नॉट द ब्रैडीकार्डिया. सो आंसर इज ए, बी, सी एंड डी. क्लियर है एवरीबडी? इज दिस क्लियर? चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A 32-year-old high-altitude mountaineer is observed to have a hematocrit of 70%. Which of the following represent the most likely cause or explanation? Option A, polycythemia with increased red cell mass. Option B, related polycythemia due to dehydration. Option C, polycythemia due to hemoconcentration. Option E, polycythemia with high-altitude pulmonary edema. Chalo, everybody answer this question. Very good, Dr. Janki Raman. Rest of the person answer this question. A 32-year-old high-altitude mountaineer is observed to have hematocrit of 70%. Which of the following represent the most likely cause or explanation? Very good, Dr. Harshal. C. C and D. How come the C and D? Polycythemia due to hemoconcentration. There is nothing hemoconcentration at high altitude. ठीक है. हाई एल्टीट्यूड पे पल्मोनरी एडिमा मिलता है, ट्रू है, बट इसकी वजह से हमें पॉलीसाइथेमिया नहीं मिलता. क्वेश्चन इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट लाइकली कॉज और एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्रीज्ड हेमाटोक्रिट. Increased hematocrit is only due to increased RBC production. RBC production क्यों increase हो रहा है? Erythropoietin hormone increase हो रहा है. Hypoxia inducible factor separate from von-Hippel-Lindau protein. That's why the RBC production is increased. So answer is only A. This is also true, but this is not the explanation. So answer is only and only A. Clear ho everybody? Chalo, coming to the next question. In high altitude mountain sickness, feature of pulmonary edema is decreased pulmonary capillary permeability, increased pulmonary capillary pressure. Option C, left atrial pressure, normal left atrial pressure. Option D, increased left ventricular back pressure. So everybody answer this question. In high altitude mountain sickness, feature of pulmonary edema is. Very good, Dr. Vivek. Very good, Dr. Janki Raman. Very good, Dr. Harshal. Rest of the person answer this question. Very good. Most of the लोगों का आंसर सही है. पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज होगा.
कि ड्यू टू वेजोकंस्ट्रिक्शन हमारा पैची अनइवन एंड पैची डिस्ट्रीब्यूशन होगा. बेटर वेंटिलेटेड एल्वेओलाई में हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा. Due to increased pressure, pulmonary capillary wall damage होगी, and due to that, we will see the edema. So answer is B. Next question: a mountaineer ascend to the 18,000 feet in 2 days without oxygen supplement. At that height of ascent, the changes will be increased partial pressure of carbon dioxide, decreased barometric pressure, decreased inspired oxygen, decreased partial pressure of oxygen. Option A, increased pH. ठीक है? This question also contains multiple answers, so everybody answer in the comment section. A mountaineer ascend to the 18,000 feet in 2 days without oxygen supplement. At the height of ascent, the changes are A, C, D, E. A, D. And set A. C. एक पॉइंट देखते हैं. इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. क्या होगा? जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज एंड दैट विल प्रमोट हाइपोवेंटिलेशन. हाइपोवेंटिलेशन की वजह से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट विल बी देयर. ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट की वजह से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल डिक्रीज. ठीक है? हाई एक्सेंट पे अगर हम वैसे भी बात करते हैं तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बैरोमेट्रिक प्रेशर into fractional concentration of carbon dioxide. So the barometric pressure decreases at high altitude, so the partial pressure of carbon dioxide at high altitude will be low, and due to hamara acclimatization also it become low. So this is wrong. At high altitude barometric pressure falls. True. ठीक है? Decrease inspired oxygen. ठीक है? Barometric pressure decrease होगा and decrease inspired oxygen, so that's why there is hypoxia. ठीक है? Decrease partial pressure of oxygen. True. Partial pressure of oxygen क्या है? True. Less है. हमारा due to that क्या होगा? Carbon dioxide wash out की वजह से respiratory alkalosis will be there, so the pH will increase. So answer is B, C, D, E. ठीक है? Clear हुआ? Very good, Dr. Harshil. Rest of the person clear हुआ? जल्दी रिप्लाई करो. क्लियर हो? अच्छा, coming to the next question. During acclimatization to high altitude, all of the following take place except option A, increase in minute ventilation. Option B, increase in sensitivity of central chemoreceptor. Option C, increase in sensitivity of carotid body to the hypoxia. Option D, shift in ODC curve towards left. अच्छा क्वेश्चन है. Everybody answer this question. During high altitude, during acclimatization to high altitude, all of the following take place except. Very good, Dr. Blue Sky. Very good, Dr. Abdul Kader. Rest of the person answer this question. Very good, Dr. Atif. This is the leaderboard. Very good, everyone. During acclimatization क्या होता है? हमारा हाइपोवेंटिलेशन होता है. हाइपोवेंटिलेशन की वजह से मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा. हमारा हाइपोवेंटिलेशन क्यों होता है? हाइपोक्सिया की वजह से हमारा कीमोरेसेप्टर स्टिमुलेट होता है. स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, सेंट्रल कीमोरेसेप्टर विल बी स्टिमुलेटेड.
ठीक है। और ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन कैरोटिड बॉडी एंड आयोटिक बॉडी. सो द सेंसिटिविटी ऑफ कैरोटिड बॉडी एंड आयोटिक बॉडी, जिसमें ग्लोमस सेल प्रेजेंट होता है. पता है ना सभी को ग्लोमस सेल? रिवाइज कीजिएगा सेशन, या फिर आप नेक्स्ट सेशन का वेट करो. रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे. ग्लोमस सेल होता है हमारे कीमो रिसेप्टर्स में, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर में एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर में. ठीक है. सो आंसर इज शिफ्ट ऑफ ओडीसी कर्व्स टुवर्ड्स लेफ्ट. हमारा ओडीसी कर्व इनिशियली कहाँ शिफ्ट होता है, ड्यू टू एल्कलोसिस हमारा ओडीसी कर्व शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट, ट्रू. बट लेटर ऑन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट इट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. ठीक है. सो देयर इज ड्यूअल शिफ्ट. ठीक है. सो आंसर इज डी. ठीक है. ओके, दिस इज आल्सो रॉन्ग. Not the central chemoreceptor, peripheral chemoreceptor is stimulated. ठीक है. सेंट्रल कीमोरेसेप्टर क्यों स्टिमुलेट होगा? सेंट्रल कीमोरेसेप्टर हमारा हाइपरकैप्निया के केसेस में स्टिमुलेट होता है. यहाँ पे हमारा केवल पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर स्टिमुलेट होगा. आंसर इज बोथ बी एंड डी. जिसने भी बी करेक्ट किया था वो भी सही है. क्लियर हुआ? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A person goes to the mountain. When he reaches to 5,000 feet, he developed dyspnea. Which of the following correctly explain the symptom? CNS depression, carbon dioxide washout, increased work of breathing, increased blood flow to the pulmonary tissues. Chalo, everybody answer this question. A person goes to the mountain. When he reaches to the 5,000 feet, he develops dyspnea. वेरी गुड. मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर सही है. वेरी ट्रू. कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट की वजह से, दिस इज द लीडर बोर्ड. कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट की वजह से क्या होगा, हमारा मोर एग्रीवेट होगा फीचर्स और मोर हाइपोवेंटिलेशन विल बी देयर एंड दैट रिजल्ट इन डिस्पनिया और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. Next question. Which of the following adaptation will be apt to increase the work capacity at high altitude? काफी अच्छा क्वेश्चन है. Increasing workload, decreasing workload, increasing duration of exercise, decreasing duration of exercise. चलो, everybody answer this question. Which of the following adaptation will be apt to increase the work capacity at high altitude? Very good, Dr. Abdul Kader. Rest of the person answer this question. Very good, Dr. Vivek. Very good, Dr. Blue Sky. Everybody answer this question. This is the leaderboard. देखो, हाई एल्टीट्यूड पे क्या है हमारा हाइपोक्सिया. तो अगर हम वर्कलोड ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो हाइपोक्सिया का सिचुएशन क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा. हाइपोक्सिया विल इंक्रीज. ऑलरेडी हाइपोक्सिया कंडीशन है एंड वर्कलोड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो हमारा हाइपोक्सिक ड्राइव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो एक्लेमेटाइजेशन में क्या होगा, ड्यूरेशन लगेगा. बट when we can decrease the workload decrease करेंगे तो hypoxic drive decrease हो जाएगा. and hypoxic drive जैसे ही decrease होगा तो what will happen, हमारा जो acclimatization है that will be faster. तो इसमें के लिए हम क्या करते हैं, वर्क कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए वर्कलोड तो डिक्रीज कर सकते हैं और उसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेंगे तो हमारा वर्क कैपेसिटी एट हाई एल्टीट्यूड इंक्रीज हो सकता है. अगर हम वर्कलोड इंक्रीज कर लिया तो उस सिचुएशन में क्या करे होगा, हमारा एक्लेमेटाइजेशन स्लो होगा, हमारी बॉडी में चेंजेस स्लो होगा. तो दैट विल लीड टू द मोर साइन एंड सिम्टम्स. ठीक है. सो आंसर इज, is this clear everybody? चलो,
Coming to the next question, the late effect of mountain climber are all except hypoventilation, increased erythropoietin, increased bicarbonate excretion, decrease in mitochondria. Very good, Dr. Vivek. Very good, Dr. Harshal. Very good, Dr. Lokesh. Very good, Dr. Janki Raman. Rest of the person answer this question. The late effect of mountain climber are all except. Very good, Dr. Blue Sky. Rest of the person answer this question. The late effect of mountain climber are all except. This is the leaderboard. Very good, everyone. हमारा लेट इफेक्ट में क्या होगा? हाइपोवेंटिलेशन ड्यू टू हाइपोक्सिया, एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होगा, हमारा किडनी अल्कलोसिस सिचुएशन में किडनी बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट करना शुरू कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होता है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम का एक्टिविटी इंक्रीज होता है, दैट लीड टू द सेलुलर एक्लेमेटाइजेशन, रिमेंबर. सो आंसर इज डी, not decrease in mitochondria. There is increase in mitochondria during high altitude. Chalo, coming to the next question. At an altitude of 13,000 feet, the barometric pressure is 447 mm of Hg. We have to calculate partial pressure of oxygen of moist air. ठीक है, easy है, कर लोगे calculate? चलो, everybody answer this question, calculate कीजिए and answer कीजिए. We have to calculate partial pressure of oxygen when the barometric pressure falls to 447 mm of Hg. Very good, Dr. Harshal. किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे? एनीबॉडी? किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, कैसे कैलकुलेट करेंगे? Yes, barometric pressure into fractional concentration of oxygen. ठीक है, fractional concentration of oxygen क्या है? Remain same, that is 21%. And barometric pressure कितना है? 447 mm of Hg. कैलकुलेट कर लेना, आंसर will be 93 mm of Hg. ठीक है, फॉर्मूला याद होगा, इजी है क्वेश्चन. तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इजी है क्वेश्चन, इसीलिए बिल्कुल बेसिक से चला करो ताकि छोटी छोटी चीजें स्किप ना हो. यही चीजें स्कोरिंग होती है, अगर इसमें आप स्किप कर जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. At high altitude of 3,000 meters, a person complains of breathlessness. All of the following can be used for the management of person except, ठीक है, oxygen supplementation, immediate rapid descent, acetazolamide, intravenous digoxin given. Shall everybody answer this question? Very good. Most of the लोगों का आंसर सही है, बहुत अच्छा. This is the leaderboard. Very good, everyone. देखो, हाई एल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया की वजह से पर्सन में ब्रेथलेसनेस आ रही है. ठीक है, तो हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे, क्योर हो जाएगा. रैपिडली इमीडिएटली डिसेंड कर जाएंगे लोअर एल्टीट्यूड पे, तो क्या होगा? ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज एंड दैट विल स्टिमुलेट द सिम्टम्स विल बी लोअर डाउन. ठीक है, एसिटाजोलामाइड अभी हमने पढ़ा था, क्या करता है एसिटाजोलामाइड? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, एंड ड्यू टू दैट क्या हो रहा था? ये जो प्रोसेस हो रही थी
जो बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट हो रहा था एंड दैट वाज एग्रीवेटिंग मोर एंड मोर हाइपोवेंटिलेशन, उसको ये कॉम्बैट करता है। ठीक है, डाइगॉक्सिन क्या करेगा, डाइगॉक्सिन हार्ट रेट इंक्रीज करेगा एंड ऑलरेडी ड्यू टू द हाइपोक्सिया देयर इज सिंपैथेटिक ड्राइव एंड ड्यू टू सिंपैथेटिक ड्राइव क्या है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इज हाई. So this will also aggravate the feature, not it will cure the features. ठीक है, so answer is D. Clear है everybody? Sure. Which of the following is seen in high altitude climber? Okay, I guess this is the repeat one. शायद हमने first question यही किया था. चलो. Coming to the last question, I guess a person unacclimatized develop pulmonary edema. Option A 19 to 21 days, 2 to 3 months, 2 to 3 days. Option D 6 to 7 days. A person unacclimatized develop pulmonary edema. कितने ड्यूरेशन में pulmonary edema डेवलप होता है? This is the leaderboard of today's session. Dr. Harshil is on first, Dr. Vivek is on second, Dr. Blue Sky is on third. Very good everyone. Pulmonary edema हमारा 2 to 4 days में डेवलप हो जाता है एंड मोस्ट कॉमनली सेकेंड नाइट में ही डेवलप हो जाता है. ठीक है, काफी बार रिपीट होते हैं ये सब क्वेश्चन, तो एवरीबडी रिवाइज कीजिएगा टॉपिक को, कहीं डाउट होगा तो क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में. चलो, आज का सेशन में कोई डाउट किसी को? एनीबडी? Hope you all like the session. If you like the session, do share. Most welcome Dr. Janki Raman. Most welcome Dr. Vivek. Do share everybody. जितना ज़्यादा share करोगे क्लास उतनी ज़्यादा interactive होगी, क्लास में उतना ज़्यादा मजा आएगा. डॉक्टर हर्षल हम स्पेशल सिचुएशन कल मोस्ट प्रोबेबली कवर करेंगे. हाई एल्टीट्यूड कवर कर लिया, अब हम डीप सी फिजियोलॉजी कवर करेंगे. ठीक है, शेयर करना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है. शेयर करो ताकि क्लास और भी ज्यादा इंटरेक्टिव हो. दोज हु आर न्यू, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए नीट फिजियोलॉजी पेज को, और यू कैन सर्च अनअकैडमी फिजियोलॉजी, वहां पे जाके फॉलो कर लीजिए. क्लासेस के नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाएंगे. अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर लीजिए ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन ऐप के थ्रू भी मिल जाएंगे. आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा. इफ यू आर विलिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, डू यूज दिस रेफरल कोड डॉक्टर निधि टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. ठीक है, रेगुलर मेहनत करते रहिए. यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम विद गुड रैंक. कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करो, you will definitely able to achieve your target. Lastly, again repeating, if you are willing to take subscription, do use this referral code Dr. Nidhi to get instant 10% discount in your subscription. ठीक है, see you all tomorrow. The timing will be same. We will continue this session. Sure.